जी सर। अच्छा, ये तो सॉलिबिलिटी का थोड़ा सा किया था, लेकिन वो तो कोवलेंट में हमने कर लिया था, विच वाज के सॉलिबिलिटी का क्या था कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की मैंने कहा था वेरी करते हैं, कुछ होते हैं सॉल्युबल, कुछ नहीं होते। ठीक है। तो और सॉलिबिलिटी की जब भी बात करते हैं ना, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, क्योंकि वाटर में वाटर इज द मेन सॉल्वेंट ऑन प्लैनेट अर्थ। ठीक है, उसकी मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताई थी। वो इम्पोर्टेंस ये थी कि वाटर वाटर इनेबल्स केमिस्ट्री टू हैपन ऑन प्लैनेट अर्थ। मून के ऊपर आपको कोई रिएक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा, मार्स के ऊपर देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसकी रीजन ये है कि इफ देयर इज अ, अगर यहाँ पे ना देयर इज अ सोडियम एटम एंड देयर इज अ सीएल एटम, राइट? तो मून के ऊपर ना ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते। व्हाई डोंट दे रिएक्ट? क्योंकि सोडियम एटम ना फॉर बिलियंस ऑफ इयर्स इज सिटिंग ओवर हियर, एंड सीएल एटम फॉर बिलियंस ऑफ इयर्स इज सिटिंग ऑन द राइट साइड। ठीक है, एंड दे जस्ट डोंट कोलाइड। ठीक है, मतलब वो कोलिजन ही नहीं कर सकते। वो बस जो चीज जहां पे पड़ी है ना, वो वहीं पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर वो कोलाइड ही नहीं करते, तो हाउ कैन सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन एंड सीएल गेन इलेक्ट्रॉन्स? हाउ कैन दे फॉर्म द आयोनिक लैटिस NaCl? ठीक है, तो दे वोंट डू दैट। ठीक है। अर्थ के ऊपर क्या होता है? अर्थ के ऊपर होता है कि ढेर सारा पानी होता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे ऑल फ्लोटिंग अराउंड इन वाटर। तो वो जब पानी के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं ना, तो देन दे आर मूविंग अराउंड, और फिर हो सकता है कि दे कैन कम एंड दे कैन मीट समवेयर एंड दे कैन कोलाइड, जिसकी वजह से रिएक्शन होते हैं। तो प्लेनेट अर्थ के ऊपर ज्यादातर रिएक्शन जो हो रहे हैं, वो पानी की वजह से हो रहे हैं। पानी उनको लेके एक दूसरे से मिला रहा है। बात समझ आइए? सर आप दोबारा एक्सप्लेन करें, मुझे सही समझ नहीं आया। नहीं नहीं, आवाज आ रही थी। जी। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि ये जो हमने सारे आयोनिक कंपाउंड और सारे कंपाउंड्स पढ़े थे, जिसमें वो शेयरिंग कर रहे हैं, वो तो बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो मसला ये है कि Na और Cl जो है किधर गया है? इधर ही बनाया था। मुझे बताओ कि मार्स के ऊपर भी सोडियम का एटम है, मार्स के ऊपर भी Cl का एटम है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये बात समझ आइए कि वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे। वो इससे रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो जो चीज जहाँ पे पड़ी हुई है, वो सारी वो जिंदगी उधर ही पड़ी हुई है। मतलब अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो उनको करीब तो आना पड़ेगा ना। यानी तुमने अगर किसी को पैसे देने हैं, तुम उससे जाके मिलोगे, फिर जाके उसको पैसे दोगे ना। हवा में तो तो सर वो इलेक्ट्रॉन, करीब क्यों नहीं आ सकते? खुद सोचो ना, वो जो चीज जहाँ पड़ी हुई है वहीं पड़ी हुई है बस। मतलब अर्थ के ऊपर भी तो यही होता है। अर्थ के ऊपर भी पार्टिकल्स जो है, अर्थ के ऊपर भी पार्टिकल्स जो है, वो अपनी जगह भी होते हैं। मतलब कौन सी चीज उनको मूव कराएगी? मतलब मार्स के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो एक पार्टिकल को उठा के दूसरी जगह ले जाए? मतलब इस सोडियम को उठा के, मार्स के ऊपर कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो सोडियम को उठा के ना उसके पास ले, Cl के पास। अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर पानी होता है ना। ये जो हर वक्त बारिश हो रही होती है, हम पानी पी रहे होते हैं, प्लांट्स पानी के ऊपर जिंदा होते हैं। पानी जी। करता क्या है? पानी एक पार्टिकल को उठाता है कहीं से, उसको उठा के दूसरे पार्टिकल के साथ जाके मिला देता है। बात समझ आइए? तो सर क्या हवा नहीं काम करती इस तरह? हवा कर सकती है, और हवा करती भी है काम, लेकिन वो प्रोसेस जो है ना, वो बहुत ही स्लो है। मतलब कितना, एक तो मार्स के ऊपर ना और मून के ऊपर तो एटमोसफेयर ही नहीं है ना, हवा भी नहीं है वैसे मून के ऊपर। जी। ठीक है, मार्स के ऊपर भी जो एटमोसफेयर है वो मेरे ख्याल से बहुत ही थिन है, हवा कर सकती है। ठीक है, तो वहां पे उसकी वजह से थोड़े बहुत केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे, लेकिन असल जो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं ना, एक सेकंड, असल जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कोलाइड कर रहे हैं? पानी की वजह से। ठीक है, मतलब तुमने यहाँ पे कितने रिएक्शन देखे जो हवा की वजह से, मतलब हो रहे, अर्थ के ऊपर हो रहे रिएक्शन हवा की वजह से, लेकिन वो इतने ज्यादा तो नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में सारे पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, वो कौन लेके उनको मूव करा रहा होता है? हमारा ब्लड कर रहा होता है। ब्लड क्या होता है? पानी होता है। तो बेसिकली आपकी बॉडी में कॉन्स्टली पानी फ्लो कर रहा है ना। वो पानी क्या करते हैं? वो सेल से पार्टिकल्स निकाल देते हैं, और शुगर्स और जो फूड के आइटम्स होते हैं वो सेल्स तक पहुंचा देते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हम साथ पानी भी पी रहे होते हैं ना। उसका मकसद क्या होता है?
पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी जो है वो सारे पार्टिकल्स, अमाइनो एसिड और शुगर मॉलिक्यूल्स, वो सारे जो है वो पानी के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, वो हमारी ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड से वो फिर डिफरेंट ऑर्गन्स और सेल्स उधर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पानी ये काम बहुत एफिशिएंटली करता है। तो अर्थ की क्रस्ट जो है ना वो 70% है ही वाटर। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट सर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वाटर। हाँ जी। सर लाइक कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं वाटर की वैसे बजाय। वैसे तो कोई भी लिक्विड हो सकता था, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पानी की जो इम्पोर्टेंस है ना, ये सिर्फ प्लेनेट अर्थ के ऊपर है। क्योंकि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 70% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है वो वाटर है। 70% जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी वाटर ही है। हमारे अंदर से मोस्टली पानी है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह, दैट्स ऑल वाटर, ठीक है। जमीन को खोदोगे अंदर से पानी निकलता है, ठीक है। तो जमीन के अंदर भी पानी है, तो पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये मैंने वाटर की इंपॉर्टेंस दी है, बिकॉज विदाउट वाटर नो केमिकल रिएक्शन वुड बी पॉसिबल। जैसी बारिश होना बंद होती है ना, प्लांट्स ग्रो करना बंद कर देते हैं, हम पानी पीना छोड़ देना, हम हर चीज के बगैर जिंदा रह लेते हैं, ठीक है। पानी के बगैर ना हम हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। खाना हम महीनों तक नहीं खा, ना भी खाए ना, वी कैन स्टिल सर्वाइव। लेकिन पानी नहीं होगा ना तो पार्टिकल्स एक दूसरे से आगे पीछे मूव नहीं करेंगे, एंड इफ दे कांट मूव दे कांट डू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, पानी की इंपॉर्टेंस क्लियर है। विशाल जी पानी सर। की विशाल, यस सर। अच्छा। और मैंने वही तो विशाल, बस वो मैंने बताया था कि बाकी प्लैनेट्स के ऊपर केमिस्ट्री इसलिए नहीं हो रही कि पार्टिकल्स कांट मूव ऑन देयर ओन। सोडियम का एटम है, सीएल का एटम है, मार्स पे होंगे ना, तो वो अगर कौन कमरे के एक साइड पे पड़ा हुआ है, दूसरा कमरे के दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है, तो बस वो उधर पड़े हुए हैं, बिलियंस ऑफ ईयर से ना वो वहीं पड़े हुए हैं। तो वो बेचारा सोडियम का एटम ना सीएल के करीब आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई उसको लेके जाने वाला ही नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ हर वक्त बारिश हो रही होती है, पानी होता है, तो पार्टिकल्स आर कॉन्स्टली मूविंग अराउंड, ठीक है। एंड देयरफॉर दे कैन मीट ईच अदर एंड दे कैन कोलाइड। तो रिमेंबर, केमिस्ट्री के अंदर ना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये कि ये जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, ये सब जो हो रहा है, दीज ऑल केमिकल रिएक्शंस, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर एक एटम और दूसरा एटम, या एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल आपस में आके दे बम्प इनटू ईच अदर, दे कोलाइड। तो हो सकता है एक एटम को इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज अट्रैक्ट ना कर रहा हो, एक लूज कर जाए दूसरा गेन कर जाए, हो सकता है दोनों के दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच में स्टक हो जाएंगे, ठीक है। दैट विल फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। तो सो द पॉइंट इज कि नथिंग इज पॉसिबल विदाउट कोलिजन्स हैपनिंग। और कोलिजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इट कुड बी एनी लिक्विड, हो सकता है किसी और प्लैनेट के ऊपर, इन सम अदर गैलेक्सी दे माइट बी अ प्लैनेट जहाँ पे वाटर ना हो, कोई और लिक्विड हो, ठीक है। और मतलब हो सकता है उसके टेम्परेचर्स कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में हो, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल। एक सेकंड में म्यूट कर लो। और बल्कि यही एक्चुअली पॉसिबिलिटी यही है कि जब आप लाइफ को डिस्कवर कर रहे हो ना ऑन अदर प्लैनेट्स, तो हमें सिर्फ एक लाइफ का पता है, विच इज वाटर बेस्ड, ठीक है, जो वाटर के ऊपर चलती है। हमारे प्लैनेट के ऊपर ना मेरे नहीं ख्याल कोई और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर ना 70% से, मतलब बेसिक 70% हर हर एनिमल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर प्लांट का इट विल बी मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। बट मे बी ऑन ऑन अनदर प्लैनेट, उसकी भी रीजन ये है कि 70% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज वाटर। तो उसे वाटर पे ही चलना था, क्योंकि किसी और चीज पे चलता तो उसकी तो शॉर्टेज हो जाती, वो बेचारा तो वैसे ही मर जाता और एक्सटिंक्ट हो जाता। तो आप वही चीज सर्वाइव करती है जिसका जिसकी ज्यादा अबंडेंस हो। पर किसी और प्लैनेट के ऊपर हो सकता है मीथेन लिक्विड फॉर्म में हो, या एथेनॉल हो, कोई और लिक्विड, और उसके ऊपर सारी की सारी लाइफ जो है ना वो डिपेंड कर रही हो। अच्छा, तो केमिस्ट्री के अंदर बस ये मैंने इंपॉर्टेंस बता दी थी वाटर की। और आपको ये याद रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो आप मोस्टली वाटर के अंदर कर रहे होते हैं। और इसलिए वाटर में सॉलिबिलिटी इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। सम सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल, सम सब्सटेंसेज आर नॉट वेरी सॉल्युबल। और इसमें ये होता है कि सॉलिबिलिटी में होता है कि इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी। तो विशाल, आप कल वाली क्लास में थे? नहीं सर। अच्छा, बस मैं कोवलेंट कैन मॉलिक्यूल्स का यू बता। सेंड द लेक्चर आज? हाँ नहीं, वो मैं सेंड कर देता हूँ।
तो मैं कोवलेंट मैं फोल्डर फोल्डर ही शेयर कर देता हूँ जिसका वो लेक्चर्स है, ठीक है। वो मैंने अपलोड कर लिया, मैंने फिगर आउट कर लिया, वो सिंक नहीं हो रहा था। अच्छा खैर, द पॉइंट इज ये सॉलिबिलिटी का थोड़ा सा मैं बता दूं कि सॉलिबिलिटी का ये कि कोवलेंट के अंदर ना व्हाट हैपेंस इज, आयनिक का तो मैंने थोड़ा पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन कोवलेंट में होता है कि ऑल ऑफ देम आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब जो सब्सटेंस ना वाटर के साथ अट्रैक्ट होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा सॉलेबल होता है। देयर टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, उनको कहते हैं पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। मैं वैसे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जब आप कोवलेंट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम करते हो ना, कोई भी कोवलेंट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, तो व्हाट हैपेंस इज कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में ना, अगर आप इस मॉलिक्यूल को गौर से देखो, ये हमने ड्रॉ किए थे पहले डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल में ना बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपको लगेगा कि एक साइड पे ना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े ज्यादा है, और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कम है। मुझे बताओ लेफ्ट या राइट साइड, किस इस मॉलिक्यूल में किस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा है? राइट साइड। ठीक है, राइट साइड पे। वो नजर आ रहा है कि उस साइड पे बहुत ही फालतू के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो वो साइड तो कोवलेंट मॉलिक्यूल ऑल्दो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इट हैजंट लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर उस पूरे मॉलिक्यूल को ओवरऑल देखो ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से एक साइड पे ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो वो साइड जो होती है वो थोड़ी सी ना, उसके उधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, दैट्स, तो इसको ना स्लाइट नेगेटिव कहते हैं। और वो दूसरी साइड जो होगी दैट विल बी स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये पोलैरिटी आ जाती है, ठीक है। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट परफेक्टली न्यूट्रल, दे काइंड ऑफ लाइक थोड़े बहुत ना स्लाइट नेगेटिव एक साइड होगी, और एक साइड स्लाइट थोड़ी सी पॉजिटिव होगी। मतलब ये आइडिया क्लियर है? लेकिन जी कुछ, सर। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो परफेक्टली कोवलेंट होंगे। जैसा ये वाला मॉलिक्यूल देखो, ये वाला, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से हर जगह बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जी। ठीक है। जी सर। ऑल्दो इसमें भी बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये ऊपर वाली साइड पे थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे ना ये फालतू के दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं। बट एनीवेज, लेकिन उसके मुकाबले में तो थोड़े से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ, इस वाले मॉलिक्यूल में तो बिल्कुल बराबर लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स थोड़े से उनमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, कुछ में कंपाउंड्स में पोलैरिटी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर HCl हमने किया था, पोलैरिटी मतलब नेगेटिव चार्ज। हाँ, पोलैरिटी नहीं होती, जैसा सेल आप खरीदते हो तो उसमें एक साइड प्लस होती है, एक साइड नेगेटिव होती है, राइट। तो जैसा इसमें पोलैरिटी शायद नहीं होगी इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर, राइट साइड पे भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, लेफ्ट साइड मतलब उसमें बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वाले में नजर आ रहा है कि पोलैरिटी होगी, ये वाली साइड थोड़ी सी नेगेटिव होगी, ठीक है, ये वाली साइड थोड़ी सी नेगेटिव होगी, और ये वाली साइड थोड़ी सी स्लाइट पॉजिटिव होगी। इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम है, उस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा है। तो क्लियर है आइडिया? जी सर। अच्छा, मैं वो सॉलिबिलिटी बस एक्सप्लेन कर रहा था कि तो some molecules are polar, some molecules are non-polar, they don't have polarity, and some molecules have polarity। तो होता ये कि वाटर जो है ना, वाटर के अंदर रूल ये है कि वाटर खुद बड़ा पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर का अगर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम मैं जल्दी से ड्रॉ करूँ ना, तो वाटर में ना आपके पास, अच्छा, वाटर में आपके पास ऑक्सीजन होता है, और उसके साथ ना ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा, वाटर के पास 6 होते हैं, वाटर के पास ही ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, और एक यहाँ पे, अच्छा, एक यहाँ पे 2 H के एटम्स है। अच्छा, ये जो H है ना, अच्छा, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब 6 हैं, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक H इधर से आया, उसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। सो ये ऑक्सीजन के 7 हो गए, और एक और H आया, और ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए, ठीक है। दोनों नॉन मेटल्स है, सो नो वन एंडेड अप लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो शेयरिंग कर रहे हैं, इधर कर लेते हैं। अच्छा, सो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। वाटर के मॉलिक्यूल गौर से देखो ना, कि वाटर का मॉलिक्यूल पोलर होता है, क्योंकि इसकी टॉप साइड पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, फालतू के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं।
ये बॉटम साइड पे ना कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो जो उसकी जो बॉटम साइड होगी वो थोड़ी सी स्लाइटली पॉजिटिव होगी। इज दिस आइडिया क्लियर कि वाटर पोलर है? जी सर। अच्छा, और क्योंकि हमें सॉलिबिलिटी की कंसर्न ना वाटर तक की है, तो इसमें होता ही है वाटर के अंदर कि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है ना वो पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट पोलर सब्सटेंस। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं HCl का मॉलिक्यूल करता हूँ ना, HCl में ना Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, H ओनली हैज 1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, मतलब Cl हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो H बेचारे के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब HCl जो है ना, दैट्स अ वेरी पोलर मॉलिक्यूल। वाटर इटसेल्फ इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो वाटर का नेगेटिव वाली साइड होगी ना, वो उस मॉलिक्यूल की पॉजिटिव वाली साइड को अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ना थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होगी, इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि रिमेंबर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी मैं शो कर रहा हूँ ना, दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत टाइनी है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो रूल ये है कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होगा ना, क्योंकि वाटर खुद पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो वाटर, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल वाटर में डालोगे ना, वो वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा एंड इट विल मिक्स विद वाटर। बात समझ आइए? ठीक है, और मैं इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट आइडिया जो है ना, वो बस काफी होगा। और वाटर जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल करूँ ना, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, इसके अंदर किसी एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है। तो वाटर का जो नेगेटिव है वो फिर उसको अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई पोलैरिटी नहीं है ना, तो इट विल नॉट अट्रैक्ट H2 मॉलिक्यूल। तो H2 गैस जो है ना, वो उसको पानी के थ्रू बबल करोगे ना, तो वो पानी के साथ अट्रैक्ट नहीं होती, वो बबल्स बन के बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीजें होती हैं वो पानी के अंदर बबल्स बन के ना बाहर निकल जाएगी, पानी को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगी। कुछ चीजें उनको पानी में डालो तो पानी के साथ वो जुड़ जाएंगी, उनको पानी के साथ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो मतलब ये क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, इसको वो फिजिक्स में ना स्टैटिक चार्ज भी कहते हैं। वो जो आप कंघी करते हो ना, तो अक्सर वो बाल आपने देखे होंगे, वो दे कीप स्टैंडिंग अप। ठीक है, और वो फिर कंघी के साथ आपके अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो वो इसलिए होता है कि उनके माइक्रोस्कोपिक नैनो स्केल के ऊपर ना, दीज मॉलिक्यूल्स दे हैव सम स्लाइड, वेरी स्लाइड, और वो इतनी कोई फोर्स नहीं है। मतलब मैं वो आयोनिक बॉन्ड की तरह या कोवलेंट बॉन्ड की तरह बात नहीं कर रहा। आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है ना, जैसा जैसा मार्बल होता है या कंक्रीट होता है, दैट्स आयोनिक बॉन्ड्स। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, दैट्स वेरी वीक, लेकिन इट इज देयर। ठीक है, कंघी जब करते हैं तो वो हल्के हल्के आपके बाल ना थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि द मॉलिक्यूल्स हैव पोलैरिटी एंड दे, वो फिर जुड़ जाते, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बस मैंने थोड़ा सा आइडिया देना था कि, अब बिल्कुल जनरल आइडिया है, मैं इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एवरीडे जो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, कि भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह जो है, दे डोंट मिक्स, यानी इसका मतलब है दे आर नॉन पोलर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर। HCl, NH3, ये भी हम बाद में जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे इन मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन अभी से थोड़ा सा ना यू शुड हैव एन आइडिया कि हुज गोइंग टू मिक्स, हुज नॉट गोइंग टू मिक्स। ठीक है, वो फिर बाद में हम पूरे टेबल्स बनाएंगे कि कौन से मॉलिक्यूल जो है वो सॉलेबल हैं, कौन से इनसॉलेबल हैं। तो क्लियर है थोड़ा बहुत पोलैरिटी केसेस क्लियर? सर आप बस पोलैरिटी का रिकैप के दे दे ताकि कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाए। नहीं नहीं, रिकैप यही है ना कि यार एक मॉलिक्यूल पोलर है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा। पोलर का मॉलिक्यूल का तुम्हें समझ आ गया ना कि क्या है पोलर मॉलिक्यूल? जी जी। वो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, बस ये वैसे ही एक बहुत जनरल सा तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिल्कुल जनरल सा। ठीक है, तुम्हें बस ये आइडिया होना चाहिए कि हाँ ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, एक साइड पे ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर ना एक साइड पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, एक साइड पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। अगर यहाँ पे HCl होता, वाटर जो है वो HCl को
अट्रैक्ट करता है क्योंकि सीएल के पास पड़े हुए हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। वो एच बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है, और वहां पे वो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो फिर रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो वाटर जो है वो अपने जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। वाटर की जो नेगेटिव साइड होगी वो जाके उस मॉलिक्यूल की पॉजिटिव साइड को हल्का सा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो मैंने कहा पानी के अंदर अगर किसी चीज में मिक्स होना है ना, तो वो पोलर ही होगी, मतलब पोलर चीजें पोलर चीजों में मिक्स होती हैं। पानी जब भी किसी चीज को मिक्स करता है तो वो तभी मिक्स होती है जब पानी उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए पानी हर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता, पानी अट्रैक्ट्स पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर को वो अट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। इज दिस क्लियर? जी सर। ऑयल को जब पानी में मिक्स करते हो ना, ऑयल को जितना मर्जी उसमें उसके अंदर घुमा लो, पानी जो है वो ऑयल का मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है ना, ऑयल का मॉलिक्यूल इस तरह होता है वो खैर पूरा एक जो लेट्स से सिंपलर सिंपलर मॉलिक्यूल ऑयल का ना, खैर ये वैसे गैस होती है लेकिन ज्यादातर ऑयल मॉलिक्यूल्स इसी तरह के होते हैं। इस मॉलिक्यूल में ना सारे इलेक्ट्रॉन्स बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो इसकी किसी एक साइड पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं होगा। तो पानी इसको ना अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि पानी की नेगेटिव साइड उधर कोई पॉजिटिव साइड ही नहीं है, तो वो दिल दिल बी नो अट्रैक्शन, ठीक है। तो खैर एनीवेज ये मैंने थोड़ा सा बेसिक एक जनरल सा कॉन्सेप्ट दे रहा था, ठीक है। क्लियर है ये? जो सॉल्युबल हो वो हमेशा नॉन पोलर होता है। नहीं, सॉल्युबल होगा वो पोलर होगा, और मतलब उसको उसके ऊपर भी पोलैरिटी होनी चाहिए, तभी वो उसको अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि जो सॉल्युबल होंगे ना देयर गोइंग टू बी, और जो इनसॉल्युबल होंगे देयर गोइंग टू बी नॉन पोलर, ठीक है। क्लियर है? जी सर। तो आपको बस थोड़े बहुत ना इनका पता होना चाहिए, कौन इनमें सॉल्युबल है कौन इनमें इनसॉल्युबल है। आगे जाके जहाँ जहाँ काम आएगा ना फिर वो उधर दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। अच्छा, नहीं, हमने जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स किए थे, वी डिड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जाइंट कोवलेंट में होता है कि वो बस कोवलेंट नॉर्मली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स। वो सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि वो बस खत्म हो जाते हैं। ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड्स बनाने थे, बस उसने बना लिए, बात खत्म। तो ये मॉलिक्यूल इतना छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो उसका दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं होगा। सो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर लाइक वेरी टाइनी एंड वेरी वेरी सिंपल, और ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूम रहे होंगे, ये इसका दिल करेगा इधर चला जाए वो इधर पहुंच जाएगा, वो उधर जाना चाहे तो दे आर ऑल मूविंग अराउंड, दे ऑल इन द फॉर्म ऑफ गैसेस बिकॉज दे डोंट अट्रैक्ट ईच अदर, देव गॉट वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो सिंपल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है, थोड़े से बॉन्ड्स बनाते हैं, बात खत्म, ठीक है। लेकिन कभी कभार होता है कि एक एटम जो है ना वो बस बॉन्ड्स बना ही जा रहा होता है और खत्म ही नहीं हो रहा होता। तो कार्बन इज वन सच एटम। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में था कि कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं the same element having two or more different structures in the same physical state। यानी एक एटम जो है ना या एक एलिमेंट जो है ना वो मुख्तलिफ तरीकों से ना उसकी अरेंजमेंट हुई होती है। तो फर्स्ट वन इज डायमंड। डायमंड में होता है कि कार्बन जो होता है वो चार बॉन्ड्स बनाता है। तो ये बीच वाला कार्बन जो है ना यहाँ पे उसने चार बॉन्ड्स बना लिए, ठीक है। तो कार्बन ग्रुप 4 में ना उसको चार कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने, चार इलेक्ट्रॉन्स उससे चाहिए। लेकिन फिर वो अगला वाला कार्बन है, वो कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है, वो अगले वाले को भी चार बॉन्ड्स बनाने हैं, तो उसने आगे जाके दोबारा चार बॉन्ड्स बना लिए। उससे नेक्स्ट वाला है, अब उसको भी चार पॉइंट्स बनाने हैं, तो वो बैठा आगे फिर मजीद चार पॉइंट्स बनाने शुरू कर दिए उसने, ठीक है। तो बस चली जा रहा है वो, एंड ही नहीं हो रहा। सो सो दैट्स नोन एज अ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। इट्स अ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ मेनी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो अनलाइक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, जायंट स्ट्रक्चर्स जो है ना, जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर वेरी लार्ज इन साइज। तो डायमंड का जो एक पीस होता है ना उसमें वो सारे एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना, दैट्स टेट्राहेड्रल, मतलब ये जो इसने एंगल्स बनाए हुए ना, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ना इसको कहते हैं।
जो शक्ल है ना टेट्राहेड्रल की, ये कार्बन बीच में है और चार बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। क्योंकि असल में जो शेप्स होती है ना वो थ्री डायमेंशनल होती है। एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, एक इधर साइड पे राइट साइड पे जा रहा है, एक वो पीछे वाली साइड पे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में ना, अगर टू डायमेंशनल स्पेस होती ना, पेपर होता है, जहाँ पेपर टू डायमेंशनल है, पेपर में मतलब कोई भी चीज पेपर से बाहर नहीं आ रही होती है, पेपर की बैक साइड पे ही जा रही होती है। तो टू डायमेंशनल स्पेस में तो चार बॉन्ड्स जो होते हैं वो तो एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा। लेकिन अगर आपकी थ्री डायमेंशनल स्पेस होगी ना तो वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। तो कार्बन आपको कहीं पे भी नजर आएगा ना, इट्स गोइंग टू बी अ, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो डायमंड, खैर टेट्राहेड्रल का मतलब समझ आ गया ना। जी सर। और वो कार्बन फिर अगले कार्बन के साथ बॉन्डेड है, वो फिर अगले कार्बन के साथ बॉन्डेड है, वो इस तरह चल रहा है। जिस तरह यहाँ पे अगर किसी इमेज में ना ये आया भी था कि, हाँ ये वाला जिस तरह, बल्कि अगर तो मैं डायमंड का अगर एक एक्चुअल मॉडल मिल जाए, ये बना हुआ है जिस तरह, शायद ये बना हुआ है बड़ा अच्छा। इसमें देख लो, वो कार्बन है वो चार बॉन्ड्स बना रहा है, वो फिर अगला कार्बन है वो भी मजीद फिर चार बॉन्ड्स बना रहा है, वो चली जा रही है। एक कार्बन है वो चार बॉन्ड्स ऊपर नीचे राइट एक पीछे बना रहा है। तो वो बस सारे ही आपस में बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ। अच्छा एनीवेज, डायमंड जो होता है वो इस वजह से इट्स वेरी वेरी, इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग। इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंसेस ऑन द प्लैनेट। एंड इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। और वो इसलिए हाई होते हैं क्योंकि if you want to break it, you would have to you would need a lot of energy because you would have to break a lot of covalent bonds। और इसलिए वो कटिंग और ड्रिलिंग और इन सारी चीजों में यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जी सर। डायमंड जो होता है ना, अगर आप ऑयल ड्रिलिंग लिखो ना, तो ऑयल ड्रिल के आगे ना ये डायमंड लगा होता है। क्योंकि डायमंड इतना स्ट्रांग होता है कि जैसे इवन घर की ड्रिल्स के आगे, मैंने ये एक्सपेंसिव ड्रिल्स के आगे ये इसके अंदर होगा शायद, ये जो आगे चीज रोटेट कर रही है ना, इसकी जो टॉप सरफेस है ना, उसके ऊपर मेटल ही लगा होता है कि मेटल थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो वो मेटल बड़ी जल्दी, जब वो रॉक्स वगैरह कट कर रहा होता है, मेटल जो होता है वो बड़ी जल्दी यूजअप हो जाता है। तो ये जो आगे जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, दीज आर ऑल डायमंड्स, ठीक है। वो एक्चुअली दे आर डूइंग मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क, ठीक है, एंड दे आर कटिंग सब्सटेंसेस। तो ये कटिंग ड्रिलिंग जैसा ये मशीन्स होती है ना, दे वेरी वेरी, दे वेरी एक्सपेंसिव। तो यूजेस पता होने चाहिए। फिर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इसका ना डायमंड की दूसरी फॉर्म है, डायमंड की तो नहीं, कार्बन की। ग्रेफाइट में होता है कार्बन इंस्टेड ऑफ मेकिंग फोर बॉन्ड्स इट एक्चुअली मेक्स थ्री बॉन्ड्स। तो कार्बन जो है ना वो तीन बॉन्ड्स बनाता है और उसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्चुअली फ्री होता है, वो डीलोकलाइज होता है, इट्स जस्ट मूविंग अराउंड। तो तो ग्रेफाइट इज गोइंग, इट्स वेरी डिफरेंट कंपेयर टू डायमंड। क्योंकि ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, कार्बन सिर्फ तीन बॉन्ड्स बना रहा होता है, फिर अगला कार्बन वो भी मजीद तीन बॉन्ड्स बना रहा होता है, एंड जस्ट कीप्स ऑन गोइंग। सो इट्स अ लेयर्ड शीट लाइक स्ट्रक्चर। और शीट्स के बीच में ना दे वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन लेयर्स, बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। जैसा कॉपी के पेजेस होते हैं ना, एक पेज है दूसरा पेज है, तो बीच में कोई उनके आपस में ना, देयर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन देम, दे जस्ट हैव अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स। अक्सर आपके जब कॉपी खोल रहे होते हैं ना, वो एक पेज स्टक हो जाता है दूसरे पेज के साथ। तो वो एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है विच इज नोन एज वैन वाल्स फोर्सेस, ये तो लिखा हुआ है। तो इसकी बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो वो बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। Why is it a good conductor of electricity? Because it's got free moving electrons, negative charge, which are moving around। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर।
और ये बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसकी लेयर्स जो है ना, इसको टच करो द लेयर्स कैन स्लिप एंड स्लाइड इजिली। सो इट्स ऑफन यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। आपकी पेंसिल वगैरह के अंदर यही होता है, ठीक है, पेंसिल में क्ले और ग्रेफाइट को मिक्स किया होता है, तो द लेयर्स कैन इजिली स्लिप एंड स्लाइड। और ग्रेफाइट नॉर्मली शीट्स के फॉर्म में होता है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ना, अब रिसेंट ईयर्स में है कि ग्रेफाइट जो है ना हैज बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो मतलब ग्रेफाइट की बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होंगी, ठीक है, इट्स लाइक दिस। तो ईच कार्बन इज मेकिंग थ्री बॉन्ड्स, देन द अदर कार्बन एटम इज आल्सो मेकिंग थ्री बॉन्ड्स, तो वो शीट लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट्स सॉफ्ट। अब इसका ये कि ग्रेफाइट के केस में अगर आप उसकी एक शीट को बाहर निकाल लो ना, बाहर सिर्फ एक शीट को अलग कर लो, तो दैट्स नोन एज ग्राफीन। अगर एक सिंगल शीट, जैसा कॉपी के पेजेस में ना, कॉपी है ना, उसमें ढेर सारी शीट्स दे ऑल स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, अगर उसमें से एक पेज को बाहर निकाल लो ना, एक शीट को, तो दैट दैट इज नोन एज ग्राफीन। ये ग्राफीन जो है ना, ये अब 20 साल, 15-20 साल से अब एक काफी हिट मटेरियल है, क्योंकि इट्स यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप ना, यू कैन मेक स्ट्रक्चर्स एट द एटॉमिक लेवल, ठीक है, मतलब वैसे तो हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, वी कैन मेक वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स एज वेल, लेकिन right at the atomic level, making structures, making devices, making things that can function at the atomic level, ठीक है, कोई कोई robotic type, they can be made using a graphite sheet। जैसा आप जहाज बनाते हो ना, पेज निकाला कॉपी से, उसको टर्न कर लिए, so what they do is they turn the graphene um, into tube-like structures, those are known as nanotubes। the same graphite could also, उसमें से वो शीट निकाल कर you can turn it into ball-like structures। तो वो इस तरीके से ना, you can make these tiny राइट एट द एटॉमिक लेवल, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। और इन स्ट्रक्चर्स का फायदा ये है कि इनको आप बहुत इंटेलिजेंट बना सकते हो, ठीक है, इसकी बहुत एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी की। नंबर वन जो है ना, वो मेडिसिन के अंदर है। सबसे बड़ा मसला होता है कि जब आप दवाई लेते हो ना, जैसे दवाई का मॉलिक्यूल है, अब आपके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन जब आप दवाई लेते हो ना पेट के थ्रू और डाइजेस्ट होती है, तो मेडिसिन गोज एवरीवेयर। वो आपके लिवर में भी जा रही है, किडनी के अंदर भी जा रही है, लंग्स के अंदर भी जा रही है, हार्ट के अंदर भी जा रही है। जबकि उसकी जरूरत कहाँ पे थी, उसकी जरूरत थी कि वो इट गोज इनटू योर ब्रेन, कि आपको सर का दर्द है, तो मेडिसिन उधर भेजनी थी ना। तो वो जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स वगैरह ना, दे ऑल बिकॉज ऑफ द मेडिसिन गोइंग एवरीवेयर इन द बॉडी। तो वो क्या करते हैं, वो एग्जैक्ट एटॉमिक लेवल के ऊपर और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ये छोटे छोटे कैप्सूल्स बना लेते हैं। तो जैसा वो टैबलेट होती है कैप्सूल के फॉर्म में, तो वो ये इतनी छोटी होती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर जब आप उसको कंज्यूम करते हो, तो वो जो ड्रग का मॉलिक्यूल है वो हर जगह रिलीज नहीं होता। वो मतलब वो अगर लिवर में जाएगा और लिवर को नहीं चाहिए वो ड्रग मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल इसके अंदर ट्रैप्ड रहेगा। लेकिन वो इसको इतना इंटेलिजेंट बना लेते हैं कि व्हाट दे डू इज के, लेट्स से वो ब्रेन को चाहिए था, जैसे ही ये दवाई जो है ना ब्रेन में जाएगी ना, तो मे बी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड्स और थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, व्हाट दे कैन डू इज के, या रेडियो वेव्स, ठीक है, जैसे आप टीवी ऑन करते हो ना रिमोट से, तो वो क्या करते हैं, वो ये स्ट्रक्चर जो है ना इट ब्रेक्स, और अंदर से ना वो कैप्सूल की तरह दवाई रिलीज होना शुरू हो जाती है। सो एनीवेज, नैनो टेक्नोलॉजी की ना बहुत एप्लीकेशन एंड ग्राफाइट इज फ्रीक्वेंटली यूज इन दैट, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा जनरल जनरल सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन, ये दोनों सिलेबस पे नहीं है, लेकिन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दीज एज वेल। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये फुलरीन्स और नैनो ट्यूब्स जो है ना, बेसिकली ग्राफाइट, ठीक है, उसी की शीट को रोल करके ना उन्होंने डिफरेंट चीजें बना दी उससे। इज दिस क्लियर? जी सर। बस ठीक है, फिर ये मंडे को करते हैं मेटल्स वगैरह, इसमें एक सिलिका रह गया, वो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ठीक सर है वो सर। रिकॉर्डिंग करके आप मैं करता हूँ, मैं भेजता हूँ, ठीक है।
ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।